हेलो बच्चों, मोशन मंच पर आपका फिर स्वागत है। मैं अजीम खान। बेटे आज अपन कंटिन्यू करते हैं बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी का बेटे अगला लेक्चर होगा हमारा द मैकेनिज्म ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, जो कि सबसे मेन पार्ट होगा, याद रखना। अब आपको यह जानना है कि बायोटेक्नोलॉजी की क्रियाविधि क्या है, यानी किस तरह से बेटे अपन एक वांछित जीन को एक सजीव से दूसरे सजीव के अंदर ट्रांसफर करने वाले हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर होगा बेटे बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, ये यहां पर ध्यान रखना बेटे, बायोटेक्नोलॉजी की जो क्रियाविधि है, इस क्रियाविधि को बेटे मैं 5 पार्ट में डिवाइडेड करने वाला हूं। इसमें मेरा पहला पार्ट तो यह होगा कि वांछित जीन को अपन पहचानेंगे और उसको कोशिका से अलग करेंगे। उसके बाद में बेटे वांछित जीन को पहले खंडों में तोड़ा जाएगा, फिर उन खंडों का पृथक्करण करेंगे अपन इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि के द्वारा, फिर बेटे उसकी संख्या बढ़ाई जाएगी पीसीआर विधि के द्वारा। उसके बाद में आरडीएनए का निर्माण कैसे होगा, उसके अलावा बेटे आरडीएनए को होस्ट सेल में प्रवेश कैसे करवाएंगे, फिर होस्ट सेल का संवर्धन कैसे होगा, और संवर्धन के बाद में बेटे जो डिजायर्ड जीन है उसको टारगेट सेल में कैसे पहुंचाया जाएगा। ये सारी चीजें आज अपन को इस टॉपिक के अंदर पढ़नी है। तो आइए अपन शुरुआत करते हैं बच्चों, यानी जैव प्रौद्योगिकी की क्रियाविधि। तो बेटे क्रियाविधि को पहले मैं डायग्राम से आपको समझा देता हूं कि किस तरह से यह क्रियाविधि पूरी होती है, तो पहले इसको आप ध्यान से समझिएगा। तो यहां अपन इसकी शुरुआत करते हैं बच्चों, यानी जैव प्रौद्योगिकी की क्रियाविधि। तो क्रियाविधि में आप देखो कि यहां बेटे मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस जगह पर ये मान लेते हैं हमारे पास में एक प्लांट्स है। तो ये जो प्लांट्स है ये तो है कीट प्रतिरोधी। इसको मैं फिर वापस रिपीट कर रहा हूं बेटे, कीट प्रतिरोधी। और एक प्लांट यहां पर है, ये प्लांट है, और ये प्लांट है हमारे पास में कीट रोगी। अब याद रखना, इसकी जो सेल होगी उससे तो बेटे अपन डिजायर्ड जीन लेंगे, और इसके डीएनए को यहां से निकाल करके इस प्लांट की सेल में अपन को लाना है। तो ये कोई इतना आसान क्रिया नहीं है कि आपने कीट प्रतिरोधी पौधे से डीएनए को चुन लिया और उस डीएनए को कीट रोगी पौधे के अंदर इंसर्ट करवा दिया और वो कीट रोगी पौधा हो गया कीट प्रतिरोधी। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है बेटे। यानी बहुत लंबी प्रोसीजर है कि पहले अपन यहां पर जो जीन को अपन चुनेंगे, तो ये कीट रोगी भी हो सकती है, ये उत्पादन क्षमता वाली भी हो सकती है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाली भी हो सकती है। तो यहां सबसे पहले मैंने बेटे एक तो लिया है डीएनए, यानी यहां पर ये डीएनए को बेटे मैंने लिया है, ये डीएनए है मेरे पास में डीएनए, ठीक है। अब यहां पर अपन दूसरा डीएनए लेते हैं बेटे। तो ये डीएनए है यहां पर, ये है वर्ताकार डीएनए, जिसको अपन बोलेंगे वी डीएनए। तो याद रखना यहां पर अपन ने 2 डीएनए को लिया है, ये थोड़ा ध्यान से देख लो बेटे। एक डीएनए तो लिया है डी डीएनए। अब डी डीएनए क्या होता है? डिजायर जीन, यानी वांछित जीन। वह जीन जिसे विशेष लक्षणों के आधार पर चुना जाएगा, तो वह जीन कहलाते बेटे कौन से जीन? वांछित जीन। तो वांछित जीन या डिजायर जीन या एलियन डीएनए भी आप इसे कह सकते हैं। तो यहां पर एक टुकड़ा अपन ने किसका ले लिया बेटे? एलियन डीएनए का। कैसे लिया कि ये हमारे पास में कीट प्रतिरोधी पौधा, यहां से अपन ने पहले सेल को निकाला और इस सेल से बेटे यहां पर अपन ने इसके डीएनए को निकाला। तो ये डीएनए है डी डीएनए, और इसकी क्रिया अपन किससे करवाएंगे? वी डीएनए से। तो यहां पर 2 एंजाइम लेंगे, एक तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम और एक एंजाइम होगा बेटे यहां पर लाइगेज एंजाइम। एक एंजाइम तो कौन सा है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, और दूसरा एंजाइम कौन सा है? लाइगेज। तो आपको पता होगा बेटे कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है, ये तो क्या करेगा? ये बेटे डीएनए को तोड़ेगा, दोनों डीएनए को ऐसे तोड़ेगा कि दोनों के सिरे एक दूसरे के पूरक आएंगे। फिर इन पूरक सिरों वाले डीएनए को डीएनए लाइगेज क्या करेगा? जोड़ देगा। तो देखो यहां पर जोड़ने के साथ ही
हमारे यहां पर बेटे ये एक वर्ताकार डीएनए प्राप्त होता है, ये वर्ताकार डीएनए यहां पर प्राप्त होता है। तो इस डीएनए को अपन क्या कहेंगे, ये देखिएगा, ये तो मैंने बना दिया वी डीएनए, और यहां पर है बेटे ये वाला डीएनए अपन ले लेते हैं कि ये डीएनए यहां पर है, तो ये है डी डीएनए। तो इस जगह पर यहां पर ये डीएनए हमें प्राप्त होता है जिसे कहेंगे आर डीएनए, या फिर इसे कहा जाएगा बेटे यानी पुनर्योगज, पुनर्योगज डीएनए। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, रिकॉम्बिनेट डीएनए या आर डीएनए, जिसमें देखो ये वाला डीएनए तो क्या है, डी डीएनए, ये तो डी डीएनए है, और ये क्या है बच्चों, ये है वी डीएनए। तो आप ये देख लें कि वी डीएनए और डी डीएनए के मिलने से एक वर्ताकार डीएनए बना, और इस डीएनए को कहा जाता है पुनर्योगज डीएनए। तो कैसे बना, यानी क्रियाविधि में सबसे पहले अपन ने किसको लिया, डी डीएनए को लिया, और उसकी क्रिया किससे करवाए, वी डीएनए से। तो बेटे डी डीएनए और वी डीएनए को समान रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से क्रिया करवाएंगे। तो ये एंजाइम इन दोनों डीएनए को ऐसे तोड़ेगा कि इनके सिरे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री आएंगे, पूरक आएंगे, और डीएनए लाइगेज क्या करेगा, इन पूरक सिरों को आपस में जोड़ देगा। तो जोड़ते बेटे एक वर्ताकार डीएनए यहां पर बनेगा, और उस डीएनए को आर डीएनए या पुनर्योगज डीएनए कहेंगे। यहां तक क्लियर। उसके बाद में बेटे अब इसकी संख्या बढ़ानी है, इस डीएनए की संख्या बढ़ानी है, तो फिर यहां पर इसमें कैल्शियम क्लोराइड के साथ में प्लस होस्ट सेल, यानी यहां पर ये होगा बेटे CaCl2, और इसकी क्रिया यहां पर करवाएंगे होस्ट सेल के साथ। तो अपन क्या देखते हैं कि ये जो आर डीएनए होगा, ये आर डीएनए ये यहां पर बेटे है होस्ट सेल, और विलियन कौन सा है, कैल्शियम क्लोराइड विलियन, और इसको रखेंगे होस्ट सेल के साथ में। तो अपन क्या देखते हैं कि होस्ट सेल के साथ में रखने पर ये यहां पर आर डीएनए इसके अंदर प्रवेश कर गया। ये यहां पर हमारे पास में ये आर डीएनए है, और ये आर डीएनए बेटे कहां पर आ गया, ये इस होस्ट सेल के अंदर आ गया, ये होस्ट सेल के अंदर आ गया। तो ये ध्यान रखना, ये हमारे पास में अगली स्टेप है कि जब आर डीएनए बन जाएगा तो बेटे आर डीएनए का प्रवेश करवाना है होस्ट सेल में। क्यों करवाना है, क्योंकि हमें आर डीएनए की संख्या बढ़ानी है, और जब आर डीएनए की संख्या बढ़ाएंगे तो बेटे इसे अपन होस्ट सेल में प्रवेश करवाएंगे। तो आर डीएनए को होस्ट सेल में प्रवेश करवाने के लिए इसे कहां रखा जाता है, इसे रखा जाता है बेटे कैल्शियम क्लोराइड उसमें विलियन में। ध्यान रखना किस में रखा जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड विलेन में। और ये जो कैल्शियम आयन होगा बच्चों, ये कैल्शियम आयन इस आरडीएनए को इस होस्ट सेल में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करता है। और हम क्या देखते हैं कि यह आरडीएनए किसके अंदर आ गया, होस्ट सेल के अंदर। अगली स्टेप में क्या होगा बेटे, इस होस्ट सेल का करवाएंगे संवर्धन, यानी संवर्धन। तो इसको कहां रखेंगे अपन, इसको रखेंगे बच्चों संवर्धन माध्यम पर। तो संवर्धन माध्यम पर जब रखा तो हम क्या देखते हैं कि यहां पर इस होस्ट सेल की कई हजार प्रतिलिपियां यहां पर प्राप्त हो जाती है, यहां पर कई हजार प्रतिलिपियां। और इनके साथ साथ यहां पर आप देखें तो बेटे यहां पर जो है ये आरडीएनए भी बन जाता है। इस तरह से यहां पर मैं बता देता हूं, इसको अब मैं सिंपल वे से बना रहा हूं बेटे। ये यहां पर ये आरडीएनए है। अब आरडीएनए जैसे यहां पर बना तो ये देखिएगा, ये यहां पर ले लेते हैं, ये आरडीएनए है। तो होस्ट सेल के साथ साथ यहां पर क्या बन गया, यानी आरडीएनए की संख्या में भी बढ़ोतरी हो जाती है। तो बच्चों यहां पर आप देख लीजिएगा अच्छी तरह से कि सबसे पहले डी डीएनए लिया, फिर वी डीएनए लिया। दोनों की क्रिया अपन ने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से और लाइगेज एंजाइम से करवाई। तो फिर हमने क्या देखा कि बेटे वहां पर एक वर्ताकार डीएनए बना जिसे पुनर्योगज डीएनए कहा। उस पुनर्योगज डीएनए को कैल्शियम क्लोराइड के विलेन में होस्ट सेल के साथ में रखा। तो बेटे जो कैल्शियम क्लोराइड
के कैल्शियम आयन हैं, ये इस आरडीएनए को होस्ट सेल में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो यहां पर ये होस्ट सेल है, ध्यान रखना, और किसके साथ में बेटे, ये आरडीएनए के साथ है, ये यहां पर मौजूद है आरडीएनए। अब इस होस्ट सेल को अपन ने कहां पर रखा, संवर्धन माध्यम पर। तो अपन क्या देखते हैं कि संवर्धन माध्यम पर बच्चों ये कई सारी होस्ट सेल का निर्माण हो गया, जिनके साथ साथ आरडीएनए भी बन गए। अब क्या होगा कि कुछ आरडीएनए का प्रयोग तो अभी अपन इसको यूज ले लेंगे, और बाकी शेष बचे जो आरडीएनए हैं बेटे, अब इनका संरक्षण अपन कहां कर देंगे, जीन बैंक या जीन लाइब्रेरी में। तो अब अपन यूज ले लेते हैं बेटे एक आरडीएनए को, यहां मैं ले लेता हूं कि यहां पर ये मेरे पास में अब ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है। तो यहां अपन अगले नंबर पर अपन लेते हैं, इसको अगले पेज पर ले लेते हैं बच्चों, यानी यहां पर लेते हैं, यानी नेक्स्ट नंबर पर अपन चलते हैं आगे। तो बेटे यहां पर यहां अपन ले लेते हैं, यानी इस जगह पर होस्ट सेल और साथ में एक रहेगी टारगेट सेल। ये एक सॉल्यूशन है, ध्यान रखना। तो सॉल्यूशन में आपको ये दो सेल लेना है। एक सेल तो बच्चों आपको पता है कि ये तो है होस्ट सेल, यानी यहां पर ये तो है मेरे पास में होस्ट सेल, ये होस्ट सेल है, और ये यहां पर मौजूद है टारगेट सेल। तो याद रखना बेटे, ये तो है, यहां लिया अपन ने टारगेट सेल, टारगेट सेल, और ये वाली जो सेल है, ये सेल है यहां पर होस्ट सेल। अब दोनों में अंतर कर लो बेटे, यानी होस्ट सेल के अंदर तो क्या है, होस्ट सेल के अंदर ये आरडीएनए मौजूद है, ये आरडीएनए यहां पर मौजूद है, और साथ में ये बेटे इसके अंदर यहां पर मौजूद है खुद का डीएनए। तो यहां आप देखें कि यहां पर ये तो है बेटे आरडीएनए, है ना, ये आरडीएनए, और ये है न्यूक्लियर डीएनए। तो याद रखना ये टारगेट सेल है, यानी कीट रोगी पौधे की, मान लो आप इसे टारगेट सेल किसको मान लिया अपन, कीट रोगी पादप, कीट रोगी पादप। और यहां पर अपन को ये तो है यहां पर वही डी डीएनए, ये याद रखना बेटे, ये तो है डी डीएनए, और ये यहां पर कौन सा डीएनए है, तो ये डीएनए है बेटे वी डीएनए, वी डीएनए, और ये वी डीएनए आगे चलकर नष्ट हो जाता है क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का है। इसके अंदर यहां पर भरा हुआ है, यानी पॉली इथाइल ग्लाइकोन, ये सॉल्यूशन होता है बेटे। तो इस सॉल्यूशन का नाम है पीईजी, पॉली इथाइल ग्लाइकोल। और ये पॉली इथाइल ग्लाइकोल क्या करेगा कि इस आरडीएनए को यहां पर आने के लिए प्रेरित करेगा। तो यहां आप देख लें कि पहले यहां पर बेटे ये इस जगह पर नष्ट नहीं होगा, पहले इधर आएगा। तो आगे अपन यहां देखते हैं कि यहां पर क्या हुआ कि इस पॉली इथाइल ग्लाइकोल ने क्या किया, यहां आप देख लें कि ये हमारे पास में टारगेट सेल है। तो टारगेट सेल में आप देखें कि बेटे ये तो खुद का डीएनए है इसका, ये तो खुद का डीएनए है। उसके अलावा यहाँ आप देखें ये यहाँ पर ये है वी डीएनए, और साथ में इसके यहाँ पर ये है यहाँ पर यानी डी डीएनए। तो याद रखना ये तो कौन सा डीएनए है, डी डीएनए। ये डी डीएनए बेटे ये है एन डीएनए, यानी खुद इसी कोशिका का है, और ये है यहाँ पर वी डीएनए, और ये वी डीएनए इसमें हो जाता है नष्ट। क्यों नष्ट हो जाएगा, क्योंकि डी डीएनए भी प्रोकैरियोटिक कोशिका का, और एन डीएनए यानी न्यूक्लियर डीएनए भी प्रोकैरियोटिक कोशिका का। तो बेटे ये दोनों तो वहां सर्वाइव रहते हैं, लेकिन वी डीएनए जीवाणु कोशिका का प्लाज्मिड है, तो ये यूकैरियोटिक। अब क्योंकि ये सेल कौन सी है, तो ये सेल है बेटे यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि अपन ने पादप से लिया है, और पादप कौन सी कोशिका होती है, यूकैरियोटिक कोशिका होती है। तो देखो यहां पर ये तो टारगेट सेल है और ये होस्ट सेल है। ये जो पॉलीइथाइल ग्लाइकोल सॉल्यूशन है ये बेटे आरडीएनए को टारगेट सेल में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करता है। और अपन क्या देखते हैं कि यहां पर ये जो आरडीएनए है ये प्रोकैरियोटिक सेल में चला जाता है, और साथ में जो है वहां जाने के साथ ही वी डीएनए तो नष्ट हो जाता है, और ये जो डी डीएनए है ये बेटे इसके डीएनए से आकर जुड़ जाता है। तो यहां आप देखिएगा अगली स्टेप में अपन क्या देखते हैं,
अगली स्टेप में अपन बेटे ये देखते हैं कि यहाँ पर ये अगली स्टेप है, सॉल्यूशन वही रहेगा, ध्यान रखना, पॉली इथाइल ग्लाइकोल, यानी ये कल्चर माध्यम पर ही मौजूद है। तो इसमें अपन क्या देखते हैं कि यहाँ पर बेटे, यहाँ पर ये इसका डीएनए है और इसके डीएनए से यहाँ जुड़ जाता है, यानी ये डी डीएनए। यहाँ तक क्लियर? अभी भी ये कोशिका को कल्चर मीडिया पर ही रखा गया है। तो यहां से अपन देखेगा कि इसको फिर अपने संवर्धन माध्यम पर ही रखा है, संवर्धन माध्यम, संवर्धन माध्यम। तो संवर्धन माध्यम पर बेटे यहां पर ये कोशिकाओं का समूह हमें यहां पर बनता है, ये कोशिकाओं का समूह यहां पर बना, इसे आप क्या कहोगे? इसे कहोगे केलस, है ना, केलस। लेकिन याद रखना कि प्रत्येक केलस में अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटे, तो ये खुद का डीएनए तो इसमें होगा ही सही, ये खुद का डीएनए इसमें होगा, लेकिन खुद के डीएनए के साथ साथ इसमें ये क्या प्रेजेंट है? ये डिजायर जीन भी प्रेजेंट है। खुद के डीएनए के साथ साथ ये बेटे जो डिजायर जीन है, याद रखना ये वाली जीन कौन सी है? ये है डी डीएनए, यानी इसके अंदर ऐसी क्षमता है जो कीट प्रतिरोधी क्षमता इसके अंदर मौजूद है। तो ये जो डी डीएनए है, ये बेटे अभी तो एक ही कोशिका थी, लेकिन जैसे इसको संवर्धन माध्यम पर रखा तो इस एक कोशिका से हजारों कोशिकाओं का एक समूह बन गया, जिसे केलस कहा। लेकिन उन कोशिकाओं के डीएनए के साथ साथ अब कौन सा डीएनए जुड़ा हुआ है? डी डीएनए भी जुड़ा हुआ है, जो किसके लिए जिम्मेदार है बेटे? कीट प्रतिरोधी के लिए जिम्मेदार है। तो अब देखो आगे चलकर ये कल्चर मीडिया पर बेटे यहां पर क्या होगा कि इसी पर यहां पर एक छोटी सी भ्रूण जैसी रचना बनेगी। तो इस रचना को आप क्या कहोगे? एम्ब्रियोइड, इसे आप कहोगे एम्ब्रियोइड। एम्ब्रियोइड से आगे चलकर बेटे यहां पर ही इसी कल्चर मीडिया पर ये छोटी सी पादप जैसी रचना बन जाएगी और इस रचना को कहोगे आप प्लांटलेट, यानी क्या कहेंगे इसको? पादप पक कहेंगे। अब बेटे इस पादप पक का क्या किया जाएगा? इसको ग्रीन हाउस में रखकर वातावरण के अनुसार बनाया जाएगा। तो इस घटना को हार्डरिंग कहेंगे अपन। और जब ये वातावरण में रहने योग्य बन जाएगा तो इसको यहां से निकाल करके और इसको मिट्टी के अंदर बेटे ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस तरह से इस पौधे को मिट्टी के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। और फिर बेटे यहां पर ये जो पौधा बना, ये पौधा है कीट प्रतिरोधी, कीट प्रतिरोधी। ये पौधा यहां पर है कीट प्रतिरोधी, यानी एक तरह से ये प्लांट कैसा है बेटे? ट्रांसजेनिक प्लांट, इसको आप कह सकते हो ट्रांसजेनिक प्लांट। अब आपको थोड़ा ध्यान आ रहा हो तो बेटे अपने कोशिका तो किसकी ली थी? कीट रोगी पौधे की ली थी, है ना, जिसके अंदर कीटों का संक्रमण होता है। यानी जो ये टारगेट सेल है ये कीट रोगी पौधे की है। तो बेटे जब कीट रोगी पौधे से अपने कोशिका को लिया है तो पौधा तो कीट रोगी बनना चाहिए ना, लेकिन नहीं बना। ये कैसा बना? ये कीट प्रतिरोधी पौधा बना। कैसे बना बच्चों? कि हमने क्या किया कि इस कीट रोगी पौधे की जीन के साथ में कौन सी जीन को जुड़वा दिया? जो कीट प्रतिरोधी जीन है, जिसे हमने कीट प्रतिरोधी पौधे से प्राप्त किया था। तो उस कीट प्रतिरोधी पादप की जो जीन है उसको अपने जोड़ दिया कीट रोगी पादप की कोशिका के डीएनए के साथ में। और बेटे फिर इस कोशिका को अपने कल्चर मीडिया पर रखा तो एक कोशिका से हजारों कोशिकाओं का समूह बना। तो इसमें डिवाइडेशन हुआ होगा, वही डीएनए में द्विगुणन हुआ होगा बेटे, क्योंकि जब भी कोशिका विभाजित होती है तो उससे पहले डीएनए में भी द्विगुणन होता है और उसके कोशिकांगों में भी द्विगुणन होता है। तो यहां पर क्या हुआ होगा बेटे कि जैसे कोशिका यहां पर समूह बने होंगे कई सारी कोशिकाएं, तो प्रत्येक कोशिका के डीएनए के साथ साथ कौन सी जीन का भी द्विगुणन हो गया? डी डीएनए का भी। यानी अब यहां पर जो ये कोशिकाओं का समूह बना है तो बेटे इस समूह में क्या है कि प्रत्येक कोशिका के डीएनए के साथ में वांछित जीन भी जुड़ी हुई है जो कीट प्रतिरोधी है। तो ये कोशिकाओं का समूह आगे कल्चर मीडिया पर फिर बेटे वृद्धि करेगा तो भ्रूण जैसी रचना बनेगी, जिसको एम्ब्रियोइड, यानी हिंदी में इसको आप कहोगे भ्रूणाभ, भ्रूणाभ, ये यहां पर बन जाएगा। फिर अभी भी बेटे ये कहां पर मौजूद है? कल्चर मीडिया पर ही मौजूद है, संवर्धन माध्यम पर ही ये उपस्थित है। तो वहां पर ये छोटी सी पौधे जैसी रचना बनेगी जिसे आप कहोगे पादप पक,
पादप पक्ष यानी प्लांटलेट कहेंगे। अब इस प्लांटलेट की पहले हार्डरिंग होगी, क्योंकि अभी ये संवर्धन माध्यम में है, लेबोरेटरी के अंदर है बेटे। अब इसको अपन को खुले वातावरण में ट्रांसफर करना है, तो सीधा ट्रांसफर करोगे तो पौधा सर्वाइव नहीं करेगा। तो ये जो प्रयोगशाला के अंदर संवर्धन माध्यम में जो पौधे होते हैं, इन्हें पहले ग्रीन हाउस में रखा जाता है। वहां पर बेटे इसको वातावरण के रहने योग्य बनाया जाता है। कभी ज्यादा तापमान दिया जाता है, कभी कम तापमान दिया जाता है। तो इस घटना को हार्डरिंग कहेंगे। और हार्डरिंग के बाद में इस प्लांटलेट को फिर स्थानांतरित कर दिया जाता है मिट्टी के अंदर, यानी सॉइल के अंदर। तो मिट्टी के अंदर जब इसको स्थानांतरित करते हैं तो बेटे एक विकसित पौधा बन जाता है। ये जो विकसित पौधा बना, अब यहां पर इसमें क्या परिवर्तन आए, तो क्या देखते हैं कि इस विकसित पौधे में अब कीटों का संक्रमण नहीं हो रहा, यानी ये जो पौधा है ये कीट प्रतिरोधी हो गया, यानी ये कीटों के प्रति अब इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है बेटे। तो जो पौधा की कोशिका पहले कीट रोगी थी, लेकिन अब ये पौधा बन गया कीट प्रतिरोधी, यानी अब ये पौधा ना कहलाकर बेटे इसे पराजिनी पादप कहेंगे, है ना। पराजिनी पादप यानी ट्रांसजेनिक प्लांट। तो ये थी बेटे हमारे पास में इसकी क्रियाविधि।